इसमें बच्चों सबसे पहले मैं M1 का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। M1 के एफबीडी में देखो, सबसे पहला जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये M2 मास जो है वो 600 है, M1 300 है, तो ये M2 में इस तरीके से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा और इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, तो ये M1 जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम M2 की बात करें तो M2 के एफबीडी में एक तो होगा ग्रेविटी का फोर्स विच इज M2G, टेंशन जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन M2 का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से इक्वेशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन बन गई T माइनस M1G इक्वल टू M1A। और ये सेकेंड ब्लॉक की बात करें तो ये हो जाएगा M2G माइनस T इक्वल टू M2A। अब यहां से हमें इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐड करने पर बच्चों T एंड T तो कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पे बच गया M2G माइनस M1G इक्वल टू, इन दोनों का ऐड कर दिया तो ये हो गया M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहां से बच्चों एक्सेलरेशन हो जाएगा M2G माइनस M1G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब M1 एंड M2 की वैल्यूज पुट करते हैं। M1 जो है वो है 300, M2 जो है वो है 600। M2 600, तो ये हो जाएगा 600 ग्राम्स है, उसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो ये हो गया 600G माइनस 300G डिवाइड बाई 900। 300G बाई 900 ये हो जाएगा G डिवाइड बाई 3। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया G डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट हमें निकालना है बच्चों टेंशन। तो सर ये तो आसान है, टेंशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, E की वैल्यू G बाई 3 है, वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इस इक्वेशन में E की वैल्यू G बाई 3 पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन इज G डिवाइड बाई 3। यहां से टेंशन हो जाएगी हमारी M1G प्लस M1G डिवाइड बाई 3। मास, फर्स्ट का मास जो है वो है 300 ग्राम। 300 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0.3 केजी। तो ये हो गया 0.3G प्लस 0.3 इंटू जी डिवाइड बाई 3। तो यहां से हमें कैलकुलेशन करने पर आंसर मिलेगा 0। अच्छा ये जी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर, जी की वैल्यू में 10 पुट कर रहा हूं, तो ये 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 विच इज 4 न्यूटन। एक्चुअल में अगर जी की वैल्यू प्योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमें पुट करनी चाहिए 9.8, पर मैंने 10 मान के कैलकुलेशन करी है। तो सेकंड हमें मिल गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। तो ये जो पुली ने क्लैंप पर फोर्स अप्लाई करा है दैट इज 2T। तो फोर्स अप्लाइड बाय clamp, force applied by the clamp on the pulley। तो ये हो जाएगा 2T विच इज 8 न्यूटन। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों 8 न्यूटन। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, एक्सीलरेशन एंड टेंशन निकालना था, बस ये पता होना चाहिए ये T एंड T होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लैंप पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 2T। आगे बढ़ते हैं। Next question. Consider the Atwood machine of previous problem. The larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is set into the motion. Find the time elapsed before the string is tight again. मैं फिर से वही सिस्टम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। दो मास है M1 एंड M2, एक एटवुड मशीन है। तो ये एटवुड मशीन हमारी, यहां पर मासेस आर M1 एंड M2। ये है M1 एंड ये है M2। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में दिया है कि द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर अ मोमेंट ऑफ 2 सेकंड। जो ये बड़ा मास है M2 उसको मैंने फॉर अ मोमेंट, एक ही इंस्टेंट के लिए सिर्फ यहां पे रोक दिया।
मोशन इसकी हो रही है, m1 ऊपर जा रहा है, m2 नीचे जा रहा है, इसको मैंने बस एक इंस्टेंट के लिए यहाँ पे रोक दिया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तब होगा क्या कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रोक दिया, ये तो रुक गया पर इसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी, तो ये जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें यहाँ पे ये पता है सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वो है g/3। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं g/3। ये g/3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इसको तो मैंने रोक दिया तो ये तो रेस्ट पे आ गया, पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा होगा। इनिशियली तो ये भी रेस्ट पे था, पर 2 सेकंड के बाद हमने रोका है, तो 2 सेकंड तो इसकी मोशन हो रही है, तो 2 सेकंड में इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी होगी, तो वो वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो है g/3, और ये 2 सेकंड के लिए मोशन है, तो ये हो गया 2g/3। तो ये मिल गई वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी। यहां से जैसे ये मोशन में आया तो ये 2 सेकंड बाद m1 की वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2g/3। अब क्या होगा, अब 2 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो गए, मैंने इसको तो रोक दिया है, पर इसके पास वेलोसिटी है, तो ये जो m1 के पास वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी की वजह से ये अब ऊपर मूव करेगा, और ये अंडर ग्रेविटी मूव करने वाला है। मतलब अब इस पर ये पुली की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लगने वाला है। तो अब ये होगा कि ये तो रुक गया और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाते टाइम पे धीरे धीरे एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। वेलोसिटी जब 0 होगी तब ये यहां से फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तब ये होगा कुछ इस तरीके से, फिर से मैं यूज कर रहा हूं v इक्वल टू यू प्लस at। अब यहां से ऊपर तक जो हम पहुंच गए, तब हमारी वेलोसिटी है 2g/3। यहां से और ऊपर जाएंगे तो एक टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ये m1 की वेलोसिटी 0 हो गई, या तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जहां पे इसकी वेलोसिटी यहां पे जाके हो गई है 2g/3। अब ये 2g/3 से अब ये जो ऊपर मूव कर रहा है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसी टाइम पे m2 जो है वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, उसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग जो है वो फिर से टाइट हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें निकालना है टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। तब स्ट्रिंग फिर से टाइट तभी होगी जब यहां से ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो इसने जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, उसी टाइम पे इसने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये रेस्ट पर आ गया, तब स्ट्रिंग जो है वो फिर से टाइट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है कि यहां से लेकर ऊपर तक इसकी वेलोसिटी जब 0 हो रही है, तब हमें कितना टाइम लगा होगा। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2g/3, एक्सीलरेशन जो है वो -g/t, तो ये हो गया gt इक्वल टू 2g/3। तो ये g से g कैंसिल, तो टाइम हो गया हमारा 2/3 सेकेंड। तो टाइम कितना है बच्चों, 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड्स के बाद स्ट्रिंग जो है वो फिर से टाइट कंडीशन में आ जाए। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure shows a uniform rod of a length 30 centimeter having a mass of 3 kg. The strings shown in figure are pulled by constant forces of 20 Newton and 32 Newton. Find the forces exerted by 20 centimeter part on the rod on the 10 centimeter part. हमें ये निकालना है जो ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, उस पार्ट ने 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगाया होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 32 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो जहां पे फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में मोशन होने वाली है। तो अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये 20 न्यूटन तो है ही, पर मोशन जो होगी वो इस तरीके से कुछ होने वाली है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मोशन इस डायरेक्शन में होगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो सर एक्सीलरेशन निकालना तो आसान है, किस तरीके से करेंगे एक्सीलरेशन के लिए? सर एक्सीलरेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज फोर्स, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स देखो 32 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, तो नेट फोर्स इज 12 न्यूटन एंड टोटल मास इज 3 kg, ये 3 kg। तो एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो मिल गया। अब ये देखते हैं टोटल जो है वो 3 kg मास है, ये 30 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो अगर मैं 3 kg और 30 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा 1 kg। तो सर ये जो 10 सेंटीमीटर है उसका मास हो गया 1 kg और ये 20 सेंटीमीटर का मास हो गया 2 kg। अब हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं किसका? 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का एफबीडी ड्रॉ करने पर हमें पता चल जाएगा। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी बात करता हूं 1 kg की। 1 kg पर ये 2 kg की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा और यहां से जो ये टेंशन, ये 20 न्यूटन भी लग रहा है। अब ये होगा इस तरीके से, हमें ये निकालना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन 10 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर मतलब पूरा ब्लॉक इस तरीके से जा रहा है, तो ये 20 ने भी 10 पे जो फोर्स लगाया होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये फोर्स निकालना, इस पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो है 20 न्यूटन। तो ये जो हो गया वो हो गया 20 न्यूटन। एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन अब लिख दो, इक्वेशन जो होगी वो अब तो सिंपल है। अब इक्वेशन में हम लिख सकते हैं F माइनस 20 इक्वल टू M इंटू A। तो ये F हो जाएगा 20 प्लस 4 24 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज 24 न्यूटन। तो सही आंसर इसमें बच्चों 24 न्यूटन है। अब आगे देखते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। यहाँ पे उन्होंने आइडियल कंडीशन दी है, जो ये स्ट्रिंग और पुली है वो मासलेस है। लाइट का मतलब होता है ये मासलेस है। मासलेस है मतलब इसके मास को हमें कहीं पे भी कंसीडर नहीं करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मासेस आर 1 kg एंड 1 kg। देखो यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे सर ये फिर से आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। ये सही में आसान ही है, बस थोड़ी बहुत इसमें मैथ्स जो है वो अप्लाई हो रही है। कैसे करना है देखो, ये 3 4 5 ये कहीं ना कहीं हमको पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है तो ये 5 मीटर जो है वो आपका हाइपोटेनियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो ये थीटा किस तरीके से पता चलेगा? तो हमको ये थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि साइन 37 होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अपोजिट साइड 3, हाइपोटेनियस 5। तो ये एंगल तो सर होना चाहिए 37। ये 90 है, ये 37 है, तो ये एंगल हो जाएगा सर 53। बिल्कुल सही बात है। तो हमें तीनों ही एंगल के बारे में पता चल गया। अब क्या करना है? अब देखो बच्चों, मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं 1 kg का। ये 1 kg का एफबीडी ड्रॉ करता है तो नीचे जो होगा वो होगा 1 इंटू जी। तो ये जी, यहां पे होगा टेंशन टी। ये जो ये 1 इंटू जी फोर्स लगा, यहाँ पे एंगल 53 है, तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा 53। तो ये हो गया 1 इंटू जी, सॉरी 1 इंटू जी कॉस 53। और यहां पे आपको मिलेगा 1 इंटू जी साइन 53। अब अगर 1g साइन 53 की वैल्यू में लिखूं तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी, g की वैल्यू 10 मान लो। साइन 53 इज 4/5 विच इज 5 इंटू 2, यह 8 न्यूटन। अब यहां से जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज 8 न्यूटन। तो यहां से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों फोर्स कितना लगा है? 8 न्यूटन।
और अगर ये 1 kg का एफबीडी ड्रॉ करो तो दिस इज 1 kg, ये जो है वो है हमारा 37 डिग्री। ये फिर से 1 इंटू जी, ये फिर से हो गया 37, 1 जी कॉस 37, यहाँ पे होगा 1 जी साइन 37, और टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में। अब फिर से वही साइन 37 इज 3/5, 10 इंटू 3/5 हो जाएगा 6 न्यूटन, तो ये हो गया 6 न्यूटन। अब देखो यहाँ से 8 न्यूटन है, यहाँ से 6 न्यूटन है, तो एग्जैक्ट मोशन का अगर पता करना है तो यहाँ से फोर्स ज्यादा है, यहाँ से फोर्स कम है, तो मोशन जो होगी वो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, दोनों इक्वेशन लिख दो। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी 8 माइनस टी, 8 माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू ए, और इसके लिए हो जाएगी t माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू ए। ये t एंड t कैंसल, 8 माइनस 6 इज 2, 1 a प्लस a विच इज 2a, तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो बच्चों में मिल गया 1 मीटर, वही निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। हो सकता है जो वैल्यूज है वो शायद पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने ऑलवेज जी की वैल्यू जो है वो 10 मान के चल रहा हूं। अगर 9.8 लोगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर वैल्यूज हो सकती है, पर करने का तरीका यही रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कांस्टेंट फोर्स दिया है हमारे पास, एक फोर्स है विच इज कांस्टेंट फोर्स, F इज इक्वल टू m2g डिवाइड बाई 2 is applied on a block of mass F1 as shown in figure। ये m1 मास पर फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू है m2 into g डिवाइड बाई 2। The string and the pulleys are light and surface of the table is smooth। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ m1, ये m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये चीज हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जब भी एनएलएम के कोई भी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हो, तब आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से ये पता कर लो कि कितने कितने फोर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है m2 इंटू जी डिवाइड बाई 2, यहाँ से एक फोर्स लगेगा टेंशन, वही टेंशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, और यहाँ पे एक फोर्स होगा m2g। अब क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, और ये जो है वो ऊपर जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने पर देखो क्या मिलेगा। इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसकी इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस टी इक्वल टू, सॉरी ओके, m2g माइनस टी इक्वल टू m1, और इसकी इक्वेशन होगी t माइनस m2g। अच्छा ये एक मिनट ये फोर्स है m2g डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा m2g डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारा m2g डिवाइड बाई 2 माइनस टी इक्वल टू m1 है, और इसमें होगा t माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए। अब यहां से t एंड t कैंसिल, m2g बाई 2 माइनस m2g, तो ये हो जाएगा माइनस m2g डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब हमें वैल्यू अगर दी है, वैल्यूज तो उन्होंने कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी, तो एक्सीलरेशन हमारा हो गया माइनस m2g डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2। अगर मुझसे कोई बच्चों एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड इज m2g डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2। एंड अगर डायरेक्शन की बात करी तो ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि हमने जो भी डायरेक्शन अज्यूम करी है वो गलत है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो हमने ये माना है कि एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, पर एक्चुअल में जो आंसर आया उससे हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इन राइट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं पुली भी दिख रही है और ब्लॉक पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखते जाओ। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले नॉर्मल पुली के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था।
यहां से आगे से बात करें, सबसे पहले नॉर्मल पुली में एक्सेलरेशन टेंशन कैसे निकालते हैं वो देख लिया। फिर इसी क्वेश्चन को बुक में फिर से एक और इसकी वैरायटी, सेम क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इक्वेशन को यूज करके एक और वैरायटी थी। अब देखो आगे देखते जाओ लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है। फिर से वही पुली की सिस्टम है, पर इसमें जो है टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल दिया है, तो एक और टाइप का क्वेश्चन, पर कहीं ना कहीं पुलिस के क्वेश्चन ही थे इसमें। आगे जाके देखते हैं, इसमें फिर से वही, पर अब यहाँ पे एंगल के बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचना है। फिर से वही इक्वेशंस वही है, सारी चीजें वही की वही है, बट थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई हो रही थी। पर मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि पुली जो है वो कभी मूव नहीं कर रही, पुली इज ऑलवेज रेस्ट पर है, वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम रहता है। आगे देखो इसमें भी वही है। अब इसमें क्या ऐड कर दिया इन्होंने, बस ये पुली के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स भी ऐड कर दिया। तो आपको जो क्वेश्चन की पैटर्न है वो भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज है, पुली भी वही की वही है, पर अब दोनों जगह पे एफ फोर्स अप्लाई करा हुआ है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे दिख रहा है कि जिसमें एक ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो या फिर दोनों ही ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो इसी क्वेश्चन के पे बेस्ड होने वाला है। अब देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन में दिया है इन फिगर m1 इज 5 kg, m2 इज 2 kg, दोनों के मास दिए, एक का है 5 kg दूसरे का है 2 kg। फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, दोनों ही ब्लॉक में से किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m2 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यूज टू एक्ट। मुझे शायद मतलब दोनों के लिए निकाल लेंगे, यहाँ हमें पूछा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m2, m2 के लिए भी देख लेंगे, m1 के लिए भी देख लेंगे। जो बुक है HC वर्मा, बुक में शायद ये m2 नहीं है, बुक में यहाँ पे दिया है m1, पर हम दोनों ही निकाल लेंगे, m2 की मोशन एंड m1 की मोशन। तो सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन हम निकाल लें। तब एक्सेलरेशन के लिए आपको एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है m1, नीचे फोर्स लगा F, ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स लगा m1g, टेंशन ऊपर है, ऊपर लगा फोर्स टेंशन T, ये है m2। अब इसमें मैं ये मान लेता हूं कि m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, m1 का अपवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हो, मैंने जो माना है वो इस तरीके से माना है, तो इसका एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैं बात करता हूं m2 की। अच्छा सर, अब m2 के लिए क्या होगा, ये ब्लॉक है m2, m2 पे फोर्स लग रहा है F, नीचे जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा वो है m2g, टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी T माइनस F प्लस m1g इक्वल टू m1a। इस ब्लॉक में F भी नीचे m2 भी नीचे, टेंशन ऊपर, तो ये हो जाएगी F प्लस m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a। हमारे पास m1 m2 एंड f तीनों की वैल्यूज है, इन इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, दोनों को ऐड कर दो तो t एंड t तो कट गए। ध्यान से देखो तो ये f, ये माइनस f, ये भी कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m2 माइनस m1, m2 जो है वो है 2 kg है 5 kg, 2 माइनस 5 माइनस 3g डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया माइनस 3g बाई 7। फिर से माइनस का मतलब ये होता है कि मैंने जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अज्यूम करी है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी। तो जो ये मैंने ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है, पर उसकी जगह पे एक्सेलरेशन जो होगा वो इसका डाउनवर्ड में होगा, इसका अपवर्ड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m2 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f इज कंटिन्यूज टू एक्ट। अब इनमें से किसी भी एक की
मतलब स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो गई। अब अगर बच्चों स्ट्रिंग अगर ब्रेक हो रही है तो स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा। ये बात आप कंफर्म नोट कर लो। टेंशन तभी एक्ट होता है जब स्ट्रिंग जो है वो टाइट कंडीशन में होती है। जैसे ही मैंने यहां से कट कर दिया तो वो टाइटनेस तो रही नहीं, तो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे M2 की बात, मैं दोनों की बात करता हूं, तो ये दोनों ही इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों की अगर हम बात करें तो टेंशन 0 हो गया। टेंशन अगर 0 हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी -F प्लस M1G डिवाइड बाई M1A। वैल्यूज है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू इज 1 न्यूटन, M1 की वैल्यू जो है वो है 5 इंटू जी डिवाइड बाई M1 इज 5 इंटू ए। ये 5 से डिवाइड कर दो तो एक्सिलरेशन हो जाएगा -1 प्लस 5 इंटू जी डिवाइड बाई 5। तो एक्सिलरेशन मिल गया 1 प्लस 5g बाई 5। एंड अगर M2 की बात करें, अब M2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाली इक्वेशन में टेंशन 0 कर दो, तो सेकेंड वाली इक्वेशन में ये हो जाएगा F प्लस M2G। टेंशन तो अब 0 हो गया, ये हो गया M2A। यहाँ पे F की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू है 2, तो ये 2G डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 2G बाई 2 ये हो जाएगा G। तो एक्सेलरेशन जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो दोनों की मोशन की हमने बात कर दी। अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि टेंशन कितना हो जाएगा, 0। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंड मोशन का आइडिया होना चाहिए। ये सारे इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें पुली जो है वो पुली कभी मूव नहीं कर रही थी, पुली वाज ऑलवेज एट रेस्ट। पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये पुली तो है वो तो फिक्स करी हुई है, तो ये तो कभी मूव नहीं करेगी, पर ये पुली जो है वो मूव करती रहेगी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कंस्ट्रेंड मोशन के क्वेश्चंस है, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंड रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एफपीडी या फिर जितनी भी फोर्सेस है वो फोर्सेस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे होगा टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। ये स्ट्रिंग में टी एंड टी हो जाएगा 2t, और इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन हो जाएगा 2t। तो अब इसमें यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन को कहीं ना कहीं यूज करना है। कंस्ट्रेंट रिलेशन बच्चों होता है सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट मोशन में ज्यादातर बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है, थ्योरी समझनी है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बच्चों उसमें आप प्लीज जुड़ जाओ। वहां पर मैं आपके सारे ही डाउट्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर लूंगा। तो आपको अगर कहीं पे दिक्कत है, डाउट है, 11th का चैप्टर है, 12th का चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर है, आप प्लीज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपने डाउट्स आसानी से पूछ सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये M1 ब्लॉक में मान लेता हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ A1, और ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये पुली जो है वो नीचे आएगी विथ एक्सेलरेशन ऑफ A2। अब इसकी बात करें तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि M2 जो है वो A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और M3 जो है वो A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है तो ये A1 से नीचे आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये इनकी इक्वेशंस लिखनी है और A1 और A2 के बीच में जो भी रिलेशन है वो रिलेशंस लिखना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक की M1 की मैं एफपीडी बनाता हूं।
M1 में होगा M1G फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन 2T जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन A1 जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2T माइनस M1G इक्वल टू M1A1। तो ये हमें मिल गया कि M1 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैं बात करता हूं इनकी, तो इनमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले M2 की बात करता है, तो ये M2 की बात करने पर M2G जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इसका एक्सेलरेशन A2 जो मैंने माना है वो अपवर्ड डायरेक्शन में माना है, तो ये A2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड M3 की बात करें, M3 में क्या होगा, ये जो फोर्स होगा M3G इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनकी भी अब हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये M2 है, ये M2 पे फोर्स लगा, M2G नीचे, टेंशन ऊपर, A2 ऊपर। पर अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐसा मान लो कि मैं इस पुली पर बैठ के इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मेरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये पुली है, तब पुली का खुद का एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने ये पढ़ा था, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसका अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स होगा M2A, तो ये सूडो फोर्स इज M2A1। सेम इस तरीके से M3 की बात करिए, M3 की फ्रेम से, यहाँ की फ्रेम से इसे ऑब्जर्व करूंगा तो सूडो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज M3A1। तो अब मेरे पास इसकी एक इक्वेशन, इसकी भी एक इक्वेशन और इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, T ऊपर, M2A1 ऊपर, M2G नीचे, तो ये हो गया T माइनस, सॉरी, T प्लस M2A1 माइनस M2G इक्वल टू M2A2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये M3G नीचे, M3A1 ऊपर, टेंशन ऊपर, इक्वल टू M3A2। अब यहां पे हमें M1, M2, M3 की वैल्यूज दी है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तीनों ही इक्वेशन में आप सबसे पहले तो क्या करो, M1, M2, M3 की वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे अभी हमें कहीं पे कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे जाके हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट को यूज करना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, M1, M2 की वैल्यूज पुट कर दो और ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा, देखो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, M1 की वैल्यू मिल जाएगी, A1 की वैल्यू मिल जाएगी, A2 की वैल्यू मिल जाएगी। आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 कितना मिल रहा है। A1 एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमें तो ये निकालना है कि 20 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा। तो ये M1 जो है वो A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर को यूज करो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 20 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपके पास A1 की वैल्यू, इसे सॉल्व करोगे तो मिल जाएगी, फिर वहां से टाइम मिल जाएगा। तो ये इक्वेशंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है पर ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट था इक्वेशन लिखना, हमने इक्वेशन लिख दी है, बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट कर दो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जुड़ के आप डायरेक्ट डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the previous problem, suppose M2 is 2 kg, M3 is 3 kg. What should be the mass M so that it remains at rest? अगर हमें previous problem की बात करें, M2 जो है वो है 2 kg दिया है, M3 3 kg, वो तो as it is है। पर उन्होंने ये कहा है कि अगर
ये पूरी सिस्टम को मुझे रेस्ट पर रखना है, तो फिर ये m1 की वैल्यू क्या होगी? अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैं फिर से पूरी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारा m1, यहाँ पे ये एक पुली, यहाँ पे फिर से ये m2 एंड यहाँ पे ये हो गया m3। अब हमें ये कहा है कि ये पूरी सिस्टम रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये यहां से पूरा मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे नहीं जा रहा, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होने चाहिए? जीरो। तो ये A1 एक्सेलरेशन हमारे जीरो होने चाहिए, ये क्वेश्चन में हमें डिमांड करा है। पर ये M2 एंड M3 तो मूव कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। M2 एंड M3 की अपने आप मोशन हो सकती है, वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब देखो यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, ये A1 जो है वो तो जीरो हो गया, पर ये पुली की जो मोशन है वो तो हो सकती है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एज इट इज मूव करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन A2 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका A2 मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया। बस चेंज इतना है कि A1 जीरो हो जाएगा, तब जाके ये पूरा रेस्ट पर रहने वाला है। तो यहां से जो मेरी इक्वेशंस है, इसी इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2t माइनस m1g m1 a1, पर इसमें a1 जो है वो जीरो हो गया, तो ये 2t माइनस m1g, 2t माइनस m1g इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज t प्लस m2 a1 वेर a1 इज ऑल्सो जीरो, तो ये हो गया t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a2, t माइनस m2g is equal to m2a2। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। द वैल्यू ऑफ m2 is t minus 2g equal to 2a2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज फिर से थर्ड इक्वेशन में a1 इज जीरो, m3g माइनस t m3a2, m3g minus 3 is m3a2. The value of m3 is 3 kg, so it will be 3g minus t equal to 3a2. This is equation number 3. We have to find the mass m, मतलब ये m1 जो है वो बेसिकली हमें निकालना है। अब ये m1 निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। अब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, मैं फिर से लिख देता हूं। इक्वेशन 2 इज t माइनस 2g इक्वल टू 2a2। अब इनको ऐड कर दो, t एंड t कैंसल, 3g माइनस 2g इज 1g इज इक्वल टू 5a2। तो a2 इज g बाई 5। a2 हमें मिल गया है g बाई 5। a2 की वैल्यू में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दू, तो a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिल जाएगा टेंशन t। तो ये हो गया t इक्वल टू 2g प्लस 2a2, a2 इज g बाई 5। तो ये हो गया 2g प्लस 2g बाई 5, तो ये हो गया 10g प्लस 2, 12g डिवाइड बाई 5। द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 12g बाई 5। टेंशन की वैल्यू फिर से हम पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1। तो फिर से देखो, इक्वेशन 1 में टेंशन पुट कर दो, 2 इंटू t इज 12g डिवाइड बाई 5 इक्वल टू m1 इंटू जी, जी से g कैंसल, m1 इज 12 इंटू 2, 24 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4.8। तो अगर मैंने m1 का मास 4.8 अगर रखा है, तो फिर ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये जो है वो मूव कर सकता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। द पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अब यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे फोर्स होगा 1G। ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी इक्वेशन लिखो, ये 1 kg की इक्वेशन हो जाएगी T इज इक्वल टू m इंटू a। इसकी इक्वेशन लिखो बच्चों, ये डायरेक्शन इसकी एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये 1 इंटू जी माइनस टी इज 1 इंटू ए।
इसे ऐड कर दो, टी एंड टी कैंसल, तो जी हो गया आपका a प्लस a2a, तो एक्सेलरेशन इज g डिवाइड बाई 2। हमें निकालना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा एक्सेलरेशन मिल गया, अब इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, तो t इज इक्वल टू a आपका g बाई 2 है, तो टेंशन भी हो गया g बाई 2, g की वैल्यू 10, 10 बाई 2 इज 5 न्यूटन, तो टेंशन आपका हो गया 5 न्यूटन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, इसमें हमें दिया है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट, ये दोनों ही मासलेस है एंड सरफेस जो है वो है फ्रिक्शनलेस। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम, कैपिटल एम का एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालना है, एंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन अ पुली ए इन फिगर, क्लैंप ने पुली पर कितना फोर्स लगाया पुली ए पर, ये भी हमें निकालना है, तीनों ही चीज निकालनी है। अब देखो यहाँ पे फिर से फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ड्रॉ कर रहा, दिस इज मास mg, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T तो यहाँ पे भी T, यहाँ पे T तो यहाँ पे भी T, यहाँ पे हो जाएगा टेंशन 2T। अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन रिलेशन के इक्वेशंस को यूज करेंगे। इक्वेशन कंस्ट्रेन रिलेशन था हमारा सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अगर इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन एंड एक्सीलरेशन के बीच का एंगल हो गया 180, तो ये हो जाएगा cos 180। यहाँ की बात करें तो अब ये एक्सीलरेशन भी दोनों के डिफरेंट होंगे, इसका एक्सीलरेशन a2, इसका a1, तो a1 एक्सीलरेशन नीचे था, टेंशन ऊपर था, तो एंगल हो गया 180। इसकी बात करो टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0, 2ta2 cos 0। अब यहां से cos 180 हो गया -1, तो ये माइनस ta1 प्लस 2ta2 इज इक्वल टू 0, t एंड t कैंसल, तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 2a2। तो ये a1 एंड a2 के बीच में एक रिलेशन मिल गया, इसी को अब हम आगे जाके यूज करेंगे। अब देखो इसमें फिर से इसकी इक्वेशन, ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो गया mg माइनस टी इक्वल टू ma1, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1, और इसकी इक्वेशन लिखोगे तो 2t इक्वल टू 2ma2, 2t इज इक्वल टू 2ma2। अब क्या करो, जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2mg माइनस 2t, ये हो गया 2ma1, तो ये ऐड कर दो। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन कैसे आई है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, अब यहां से 2t एंड 2t कैंसल, ये हो गया 2mg इक्वल टू 2m कॉमन, ये हो गया a2 प्लस a1, a1 एंड a2 के बीच में रिलेशन है, a1 इज बेसिकली 2a2, 2a2 प्लस a2 इज 3a2, ये हो गया 2mg, m एंड m कैंसल, तो एंड 2 भी कैंसल, तो a2 आपका हो गया g डिवाइड बाई 3, a2 g बाई 3 हो गया, तो a1 क्या हो जाएगा 2g बाई 3, a1 is 2a2 which means 2g by 3। सबसे पहले हमें निकालना था एक्सीलरेशन ऑफ मास कैपिटल M, कैपिटल M जो a1 है वो हो गया 2g by 3। नेक्स्ट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अब मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें a1 की वैल्यू पुट कर दो, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a1 इज 2g डिवाइड बाई 3, तो ये टेंशन हो जाएगा mg माइनस 2mg डिवाइड बाई 3 विच इज 3mg माइनस 2mg mg बाई 3, तो टेंशन आपका हो गया mg बाई 3। हमें कोई मास की वैल्यूज नहीं दी है, तो फिर ये mg बाई 3। नेक्स्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन अ पुली ए। अब ये इसकी बात करूं तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, तो ये दो टेंशन है आपके पास, एक जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक जो है वो इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या होगा, दोनों ही टेंशन के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका √2 × T।
तो क्लैंप ने पुली पर जो फोर्स अप्लाई करा, इट इज बेसिकली √2 into T, विच मीन्स √2 into mg डिवाइड बाई 3। तो आंसर हो जाएगा लास्ट का √2 into mg बाई 3। तो तीनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ से सॉल्व कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कंस्ट्रेन रिलेशन। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कंस्ट्रेन रिलेशन में कहीं पे भी डाउट है तो या तो कमेंट करके बता दो, वरना परमानेंट अगर आपके डाउट्स का आप सॉल्यूशन चाहते हो तो जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपके सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इन सिचुएशन शोन इन द फिगर। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट। यहाँ पे फिर से हमें एक सिचुएशन है, एक ब्लॉक जो है उसका मास 2m है, दूसरा ब्लॉक है उसका मास m है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल M। फिर से एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 2mg, यहाँ पे होगा, अगर हम टेंशन की बात करें तो यहां से शुरू करो, ये T टेंशन, ये T टेंशन, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, तो यहाँ पे टेंशन T एंड T, ये हो जाएगा 2T। ये मास M की अगर बात करें तो नीचे फोर्स mg, ये एंगल 30 है तो ये भी 30, ये हो जाएगा mg cos 30, ये हो जाएगा mg sin 30। mg sin 30 इज बेसिकली mg by 2। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मान लेता हूं मैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इन दोनों में भी फिर से कंस्ट्रेन रिलेशन होगा, इनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होगा। इसका मैंने अगर A1 माना है तो इसका मैंने मान लिया है A2। अब फिर से कंस्ट्रेन रिलेशन से हम लिखने की कोशिश करते हैं, सिग्मा T डॉट A इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2m मास है उस पे टेंशन 2T अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एंगल इज 180, 2T इंटू A एंगल इज cos 180। इसकी अगर बात करें, टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो टेंशन एंड D2 के बीच में एंगल इज 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा TA2 cos 0 इज इक्वल टू 0। फिर से cos 180 इज -1, T एंड T कैंसिल हो जाएंगे, तो A2 इज बेसिकली 2A1। तो ये A1 एंड A2 के बीच में हमें रिलेशन में लिखा। अब देखो आगे, इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं सबसे पहले 2mg, तो 2mg नीचे, 2T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये हो गया 2mg माइनस 2T इज इक्वल टू 2ma1। इसकी इक्वेशन लिखता है T ऊपर, mg बाई 2 नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, तो ये हो गया T माइनस mg बाई 2 इज इक्वल टू ma2। अब देखो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर से ये इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एज इट इज रखता हूं, इक्वेशन 1 को एज इट इज, उसमें ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 2 को, पर इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाई 2, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये 2T एंड ये 2T जो है वो कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2T इज इक्वल टू 2ma1, और ये हो जाएगा 2T माइनस mg डिवाइड बाई 2 एंड दिस विल बी ma2। अब यहां से देखो 2T एंड 2T कैंसिल, 2mg माइनस mg बाई 2, 3mg डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 3ma2, m एंड m कैंसिल, एक्सेलरेशन विल बी 3g डिवाइड बाई 2। एक्सेलरेशन जो A2 मिला हुआ है 3g बाई 2, तो A1 आपका हो जाएगा A2 डिवाइड बाई 2, A2 डिवाइड बाई 2 इज 3g डिवाइड बाई 4, 3g बाई 2 डिवाइड बाई 2, 3g बाई 4। तो हमने दोनों के एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमसे पूछा है कैपिटल M का, तो कैपिटल M का एक्सेलरेशन इज A2, तो आंसर हो जाएगा कैपिटल M का 3g बाई 2। तो फिर से आपको अगर कंस्ट्रेन रिलेशन अच्छे से याद है या कंस्ट्रेन रिलेशंस पता है, तो फिर तो वही है, जो इक्वेशंस नॉर्मली है वो इक्वेशंस सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, पर इनकेस कुछ हो रहा है तो आप बच्चों एक बार कैलकुलेशन साथ में वेरीफाई करते रहना, है ना।
कि कहीं ना कहीं हम माइनर मिस्टेक्स कहीं पे ना कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास कैपिटल M of the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over a triangular block। अच्छा ये ट्राइंगुलर ब्लॉक है या प्रिज्म कह दो या फिर वेज बोल दो, एक ही बात है। ये ट्राइंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक स्मॉल एम मास है, तो स्मॉल एम मास जो है वो गिरना नहीं चाहिए। वी हैव टू प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्राइंगुलर ब्लॉक। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, द स्ट्रिंग एंड द पुलीज आर लाइट। ये पूरी सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग एंड पुली सारी चीजें जो है वो मासलेस है। अब फिर से देखो यहाँ पे, ये m की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये जनरल इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा। अगर किसी को नहीं पता तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। पर अगर आपको इस सिस्टम को या फिर ये स्मॉल m को यहाँ से स्लिप नहीं होने देना है, तो इसका जनरल एक्सीलरेशन होता है g tan थीटा। अब सर ये कहां से आ गया? तो ये हमें एक छोटे से न्यूमेरिकल या छोटी सी प्रूफ जो है वो उससे हम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस ब्लॉक को यहाँ से हमें स्लिप नहीं होने देना है तो एक्सीलरेशन शुड बी जी टेन थीटा। तो इसका अगर एक्सीलरेशन जी टेन थीटा है तो इसका भी हो जाएगा जी टेन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी को अगर ये प्रूफ नहीं पता तो कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर रोज हमेशा पूरा दिन आपके साथ ही हूँ, बस आपको कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताना है, मैं पक्का आपकी हेल्प करूंगा। पर अभी के लिए ये याद कर सकता है कि ये जो पूरी सिस्टम है उस सिस्टम का एक्सेलरेशन शुड बी जी टेन थीटा। अब हम एफपीडी बनाते हैं, इसका हो जाएगा mg, यहाँ पे लगेगा फोर्स t, ये टेंशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ये टेंशन t। इसकी इक्वेशन लिखो तो ये हो जाएगा mg माइनस t इज mg tan थीटा, और यहाँ पे टेंशन t इज इक्वल टू, ये दोनों ही ब्लॉक मूव करेंगे विथ एक्सीलरेशन ऑफ g tan थीटा, तो दिस शुड बी m डैश प्लस m इंटू g tan थीटा। अब देखो इनको ऐड कर दो, t एंड t कैंसल हो गए, कैपिटल mg एज इट इज, ये हो गया mg tan थीटा, ये हो जाएगा m डैश प्लस m इंटू जी टेन थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों? सर यहाँ से तो जी टेन थीटा कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, ये हो गया m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी टेन थीटा, ये हो गया m इंटू जी। जी एंड जी कैंसल, हमें निकालना है मास ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M को हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m डैश प्लस स्मॉल m। कैपिटल M को इस साइड पे लेके आ जाओ, तो कैपिटल M डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस स्मॉल m इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m। तो ये कैपिटल M एज इट इज कॉमन निकल गया, ये बच गया 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू m डैश अपॉन m। हमें ये पता है 1 बाई टेन थीटा इज कॉट थीटा, तो दिस इज कॉट थीटा माइनस 1 m डैश प्लस m। सो कैपिटल M विल बी m डैश प्लस m अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। तो यहां से हमारा कैपिटल M का आंसर मिल गया। बस सिंपल सा लॉजिक या कहो या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक एज वेल एज दिस स्मॉल ब्लॉक शुड बी जी टेन थीटा, सो दैट दिस सिस्टम या जो स्मॉल m है वो यहां से स्लिप ना करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B इन अ 3 सिचुएशन शोन इन फिगर। बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तीनों में ही बेसिकली हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो तीनों ही केस जो है वो एक के बाद एक हम देखते जाते हैं एंड एक्सेलरेशन जो है वो निकालते हैं। इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है वो कंस्ट्रेंट रिलेशंस को यूज करना है, इक्वेशन लिखनी है एंड वहां से हमारे आंसर जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, एक के बाद एक हम तीनों ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज, देखो यहाँ पे ये 5 kg है, 5 kg में अगर मैंने टेंशन मान लिया T, तो यहाँ पे टेंशन इज T। अच्छा हम इसको ऐसे करते, रुक जाओ, टेंशन यहां से मानता हूं
तो हमारी जो है वो वैल्यूज ठीक आएगी। ये टेंशन टी, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी, और यहाँ पे टेंशन जो है वो है 2t। यहाँ पे 5 kg का एफबीडी बनाओ तो नीचे जो होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 5g, और 4 kg के लिए ये हो जाएगा 4g। अब क्या होगा, अब दोनों का एक्सीलरेशन जो है वो डिफरेंट होंगे। इसका एक्सीलरेशन मैंने मान लिया a1, इसका एक्सीलरेशन मान लेता हूं a2। फिर से वही कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करके a1 एंड a2 के बीच में हम रिलेशन निकालते, तो फिर से वही सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0। 5 kg की बात करें तो एक्सीलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो ये 2t इंटू a1 एंगल इज 180 कॉस 180। इसमें 4 kg या फिर फोर्स जो एक्सीलरेशन अपवर्ड है, टेंशन भी अपवर्ड है, तो एंगल इज 0, तो ये हो गया t इंटू a2 cos 0 is equal to 0। cos 180 is -1, cos 0 is 1, t and t cancel, तो ये हो जाएगा 2a1 इक्वल टू a2। तो ये a1 एंड a2 के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें तो क्या करनी है, इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 5 kg, ये नीचे जा रहा है तो इक्वेशन हो जाएगी 5g minus 2t equal to 5a1। दिस इज 5g minus 2t is equal to 5a1, और इसमें t minus 4g is equal to 4a2। अब इसे सॉल्व करने के लिए यह है हमारी सेकेंड इक्वेशन, यह है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि टेंशन जो है वो कैंसिल हो जाए। तो टेंशन कैंसिल करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 by 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज 5g minus 2t is equal to 5a1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t minus 8g equal to 8a2। 2t से 2t कैंसिल, 5g minus 8g minus 3g is equal to, ये हो गया 5a1 plus 8a2। a2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2a1, तो ये हो जाएगा -3g इज इक्वल टू 5a1, a2 की जगह पे 2a1, 8 इंटू 2 16 a1, तो ये हो गया बेसिकली 16 प्लस 5 21, तो a1 इज -3g डिवाइड बाई 21। तो एक्सीलरेशन इज g बाई 7, नेगेटिव में है, तो ये a1 मिल गया। a1 नेगेटिव में, इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। a1 मिल गया, a2 जो है वो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2g बाई 7। तो a1 एंड a2 दोनों ही मिल गए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में अब वही है, फिर से डायग्राम थोड़ी बहुत चेंज है, तो इसमें भी मैं एफपीडी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। फिर से 5 kg टेंशन, इसमें t, इसमें भी टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2t। ये 5 kg है तो यह 5g, ये 2 kg। अब फिर से वही है, कंस्ट्रेंट रिलेशंस लिखने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए क्या करेंगे, इसका एक्सीलरेशन मान लिया a2, इसका एक्सीलरेशन मान लिया a1, तो a2 एंड t एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ta2 इंटू कॉस 0। यहाँ पे टेंशन 2t ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो एंगल हो जाएगा 180। अगर एंगल 180 है तो ये हो गया 2t a1 cos 180 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही है, a2 इक्वल टू 2a1, तो a1 एंड a2 के बीच में रिलेशन मिल गया फॉर दिस पुली। अब फिर से इसकी इक्वेशन लिखता है। फर्स्ट इक्वेशन होगी t इक्वल टू 2a2। फर्स्ट इक्वेशन होगी t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2a2, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए 5g नीचे 2t ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a1। 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a1। फिर से ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट जो भी कहो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा
2t इज इक्वल टू 4a2, फिर से ऐड कर दो, 2t कैंसिल, 5g इक्वल टू 5a1 प्लस 4a2। अब इसके लिए देखो, a2 इज इक्वल टू 2a1, a2 इज इक्वल टू 2a1, तो ये हो गया 5g, 2a1, तो ये हो गया 8 प्लस 5 13a1, यह है 5g, तो a1 हो जाएगा 5g डिवाइड बाई 13। अगर a1 5g डिवाइड बाई 13 है तो फिर a2 हो जाएगा 5g डिवाइड बाई 10g डिवाइड बाई 13। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं पे अगर कैलकुलेशन एरर हमने ना कर दी हो। वैसे तो एक बार 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a1, 5g माइनस 2t 5a1, और यहाँ पे टेंशन t इज इक्वल टू 2a2। वैसे तो सब सही लग रहा है, तो आंसर भी शायद इसी तरीके से आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब इसमें फिर से वही है, कंस्ट्रेंट रिलेशंस को ही कहीं ना कहीं हमें यूज करना है। इसके लिए देखो बच्चों, फिर से वही, इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t, यही टेंशन यहाँ पे t, वही टेंशन इसी स्ट्रिंग में t। अब ये t एंड t है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t। इसका एक्सीलरेशन मान लिया a1, तो इसका एक्सीलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में a2, तो a1 एंड a2 दोनों ही है। फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे, t नीचे टेंशन ऊपर, एंगल 180। तो अगर मैं इसकी बात करूं, कंस्ट्रेंट रिलेशन सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं t ऊपर a1 नीचे, एंगल इज 180, तो ये हो जाएगा माइनस t a1। इसके लिए क्या होगा देखो, 2t ऊपर a2 ऊपर, तो ये हो गया 2t a2, t एंड t कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a2 इज इक्वल टू a1। तो ये a1 एंड a2 के बीच में रिलेशन मिल गया। अब फिर से वही इक्वेशंस लिखनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये है 1g, 2t ऊपर 1g नीचे, 2t माइनस 1g इक्वल टू 1a2, 2t माइनस 1g इक्वल टू 1 इंटू a2 विच इज 8। एंड इसके लिए देखो, 2g नीचे t ऊपर, 2g माइनस t 2a1, 2g माइनस टी इक्वल टू 2a1, तो ये हमें 2g, मतलब हमने बेसिकली इक्वेशंस लिख दी। अब फिर से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। अब सर ये, अब तो आगे की कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। बेसिकली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t टेंशन कट गए, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो a1 पहले मिल जाएगा, फिर a2 मिल जाएगा, तो a1 एंड a2 दोनों ही एक्सीलरेशन आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये तीनों ही क्वेश्चंस जो थे हमारे, ये एक ही कंस्ट्रेंट रिलेशन और कंस्ट्रेंट इक्वेशन पर ही थे। आपको एक इक्वेशन अलग से लिखनी पड़ेगी a1 एंड a2 के लिए, बाकी हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। चल आगे बढ़ते हैं।